ठीक है, समझ में आ रहा है। अब पेपर 4 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी पेपर 4 देते हैं, पेपर 4 में ये क्या है, इसको ऐसे पढ़िएगा जो मैंने राइट में लिखा है। टीवीएफ ने डुएल किया है सीएसआर एक्टिविटी में अपना सीपीआई इंप्रूव करने के लिए। तो टीवीएफ जो था अपना, टीवीएफ जो वीडियो बनाता है, डुएल एक वर्ड है, इसमें 4 वर्ड हैं, टीवीएफ, डुएल, सीएसआर। सीएसआर जो होता है कॉर्पोरेट सोशल, जिससे उसका सीपीआई बढ़ सके। सीपीआई आईआईटी कानपुर के में हम लोग सीजीपीए को बोलते हैं। अब क्या क्या वर्ड है ये ध्यान दीजिएगा, इससे पूरा आपका पेपर 4 कवर हो जाएगा बहुत सारा। टी से है ट्रांसपेरेंट, वी से है वर्चुअस कि नॉन पार्टीशन वे में सबको लेके चलिए एक साथ। एफ से फीडबैक, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर वो होता है जो ट्रांसपेरेंट रहता है, जो वर्चुअस होता है, नॉन पार्टीशन वे में काम करता है, और एक फीडबैक मैकेनिज्म रखता है कि आप फीडबैक भी लेते रहें, है कि नहीं। फिर डी से क्या है ड्यूटी, डुएल से क्या है ड्यूटी ऑफ एफिशिएंसी एंड ड्यूटी ऑफ लॉ। तो जो डी एल वाला वर्ड है ना, DWEL से बन, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि बन जाएगा सब वर्ड, तो उस तरह से बनाया गया है कि DE से है ड्यूटी ऑफ एफिशिएंसी, कि आपको जो भी ड्यूटी दिया गया है उसको आप एफिशिएंसी के साथ करिए और जो लॉ में अधीन है उसके तहत करिए। और W से क्या है वेलफेयर के लिए करिए, ठीक है। फिर CSR से क्या है कॉपरेशन, सोशल एनर्जी एंड रेसिप्रोसिटी। इसका क्या मतलब है कि आप कॉपरेशन को सीख करिए लोगों का, आप सोशल एनर्जी को हार्नेस करिए सोसाइटी का, एंड रेसिप्रोसिटी ऑफ लव दिखाइए। कि मान लीजिए मैं पुणे गया, पुणे में लोगों ने इतना प्यार दिया मुझे, इतना अच्छे से लोगों ने मुझे रखा। एक मैम थी जिनकी स्कूटी पे, एक जूनियर था जिसने मुझे बाइक से छोड़ा, मेरे को बस पे उतारा, नहीं तो मैं तो 1 मिनट के लिए मेरा बस छूट जाता, मैं वो बताऊंगा कहानी कभी। सो दैट रेसिप्रोसिटी ऑफ द लव हैज़ टू बी देयर। इफ मतलब कि मुझे यही फील हुआ, उस दिन भी मुझे यही फील हुआ कि मैं जितना पढ़ाता हूँ उससे 10 गुना ज़्यादा तो मुझे रिटर्न में वो प्यार मिला। सो दैट इज समथिंग विच वॉज अनप्रेसिडेंटेड, बट दैट इज समथिंग विच ओवरवेल्म्ड मी। तो रेसिप्रोसिटी होना चाहिए कि आप ऐसे नहीं ट्रीट कर सकते कि अरे अरे ये तो ऐसा ही है, इसको छोड़ दो, ऐसे ही है, ये तो एस्पिरेंट है। नहीं भाई, उसका भी जेन्युइन क्वेरी है कि नहीं। देन आप सीपीआई देखिए, तो सीपीआई क्या है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। मतलब आप पार्टिसिपेशन, वही है काऊ के जैसा ही है, इंक्लूसिव ग्रोथ है, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट। तो आज के बाद जैसे मैं तैयारी करता था तो मैं करता था टीवीएफ ने डुएल किया सीएसआर एक्टिविटी में सीपीआई इंप्रूव करने के लिए, तो ट्रांसपेरेंट, वर्चुअस, वर्चुअस मतलब नॉन पार्टीशन, एफ से क्या हो गया फीडबैक हो गया, फिर डुएल से ड्यूटी ऑफ एफिशिएंसी, ड्यूटी ऑफ लॉ, डब्ल्यू से वेलफेयर हो गया, सीएसआर से क्या हो गया, सीएसआर में किया है तो ये सीएसआर से हो जाएगा आपका कॉपरेशन सीख करे, सोशल एनर्जी को हार्नेस करे, और आर से हो जाएगा रेसिप्रोसिटी, और सीपीआई इंप्रूव करने के लिए तो उसमें भी कॉपरेशन, कम्युनिटी कुछ भी लेते आइए, कम्युनिटी फॉर पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होगा तो इंक्लूसिव ग्रोथ होगा। तो इस तरह से कई सारा चीज इससे भी आ जाता है, समझे। इसमें कई सारा पेपर 4, पेपर 1 मतलब कई अच्छा अच्छा वर्ड निकल आता है, यही है। फिर अगला वाला है टैग द डीटीएच गाइड टू क्लियर द एसएससी एंड वॉच ईगा। तो इसका अगला वाला अगर आप लोग देखें तो उसमें क्या है टैग द डीटीएच गाइड, तो वो डीटीएच वाले बंदे को टैग करो फेसबुक पर जिसने एसएससी क्लियर किया है, या टू क्लियर जो एसएससी क्लियर करेगा, और उसको बोलो कि ईगा मूवी है जो मक्खी है, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन उसको तेलुगु में ईगा बोलते हैं, तो वो लगा दे। तो टैग क्या है, टैग आज से याद रखिएगा ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, गुड गवर्नेंस, TAG। बहुत सिंपल है कि नहीं। फिर DTH का फुल फॉर्म क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर होलिस्टिक ग्रोथ। तो ये बहुत हेवी वर्ड है, डिसेंट्रलाइजेशन करिएगा आप तो क्या होगा, उसमें टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करिए और डिसेंट्रलाइज रखिए तो उससे होलिस्टिक ग्रोथ होगा। अब आप इस चीज़ को कैसे आप बना सकते हैं बाइंड वो कर्व में, कि देखिए डिसेंट्रलाइजेशन रखिए और यहाँ पे टेक्नोलॉजी रखिए, ICT रखिए, और दोनों के बीच का जो रीजन होता है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है मैं बना देता हूँ, डिसेंट्रलाइजेशन, टेक्नोलॉजी, और ये हो जाएगा आपका होलिस्टिक ग्रोथ। तो ये सब चीज़ें अब आप डेवलप करना, अपना स्किल बढ़ाइए। जैसे ये मैंने बनाया, दिख रहा होगा शायद, यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन मैंने लिखा है, यहाँ पे मैंने टेक्नोलॉजी लिखा है, और उन दोनों के बीच का जो रीजन है वो आपको देगा होलिस्टिक ग्रोथ। दिख रहा होगा, ठीक से नहीं दिख रहा होगा, मैंने वैसे करके लिखा है काफ़ी, डिसेंट्रलाइजेशन, टेक्नोलॉजी, और बीच का रीजन आप दिखा दो कि भाई होलिस्टिक ग्रोथ हो रहा है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। फिर SSC क्या हो जाएगा, फॉर सर्विस डिलीवरी यूजिंग सोशल ग्रुप्स एंड सिविल सोसाइटी। तो देखिए किसी भी, मैंने जब पढ़ा तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि यार ये सिविल सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है सिविल सोसाइटी, मुझे भी नहीं समझ में आता है सिविक सोसाइटी। ये जो बोलते रहते हैं कि सिविक सोसाइटी बनाओ, एक ऐसा होना चाहिए। और एक चीज़ याद रखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है ये लोग को इस्तेमाल करिए, सोसाइटल ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो मुझे लगा ये सब का इंपॉर्टेंस बहुत है, समझे। तो मुझे ये लगा कि आपको ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और गुड गवर्नेंस के फॉर्म में अगर आप करते हैं, और अगर आप डिसेंट्रलाइज रखते हैं और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं,
तो उससे होलिस्टिक ग्रोथ होगा और उससे सर्विस डिलीवरी इंप्रूव होगी अगर आप सोसाइटी एसएचजी को यूज करते हैं, सिविल सोसाइटी को यूज करते हैं लोगों के कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए, समझे। तो कैपेसिटी बिल्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कैपेसिटी बिल्डिंग, ह्यूमन का कैपेसिटी बिल्डिंग करना, समझ रहे हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक ट्रू सिविल सर्वेंट का क्या यूज होगा, तो ईगा, ईगा क्या है भाई, इम्पैथी डेवलप करिए, एक्सपर्टीज डेवलप करिए और नीडेड फॉर चेंजिंग द एटीट्यूड ऑफ द ग्रुप। तो देखिए ये क्या है कि आप बोलते हैं कि नहीं मैं जाऊंगा और कहीं चेंज लेते आऊँगा। कई लोग बोलते हैं कि मैं समाज में ये चेंज लाना चाहता हूँ, वो लाना चाहता हूँ, पर समाज में चेंज लाने के लिए 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि, तो ईगा बहुत अच्छा लगता है मुझे, ये मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट है। क्योंकि आप ये देखो कि आप किसी में ग्रुप में चेंज लाना चाहते हैं तो ईगा क्या है कि आपको सबसे पहले एक्सपर्टीज होना चाहिए। आप ऐसे नहीं जाके बोल सकते कि मैं यहाँ चेंज लाना चाहता हूँ, आपको पता ही नहीं क्या आप कर रहे हैं, यू हैव टू नो थिंग्स। नंबर 2, आपको इम्पैथेटिक होना चाहिए कि ग्रुप क्या चीज़ के बारे में, ग्रुप का क्या है। मान लीजिए आप एक गरीबों के घर में गए, आपको पता ही नहीं कि गरीब का क्या प्रॉब्लम है और आप बोलिएगा कि नहीं मैं गरीब को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, तो कैसे इम्प्रूव करिएगा, पैसा दे दीजिएगा उससे इंप्रूवमेंट नहीं होगा। तो आपको उसके साथ इम्पैथाइज करना पड़ेगा, आपको एक्सपर्टीज होना चाहिए कि हाँ मैं गरीबों का चेंज करने में सक्षम हूँ ग्रुप को, तभी जाके ग्रुप अपना एटीट्यूड आपकी तरफ बदलेगा। नहीं तो ग्रुप आपको नकारता है। हमारे अंदर क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो कई लोगों ने नेगेटिव फैलाया कि इसको कुछ नहीं आता है, ये बोगस है, ये इस तरह से अपना प्रचार प्रसार कर रहा है। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, रीज़न बिंग आई नो कि मेरा एक्सपर्टीज़ है मेरे बारे में, मुझे पता है कि मैं जो बताने वाला हूँ उसमें सॉलिड कंटेंट है भाई। मुझे पता है कि जो लोग हैं जिनको मैं समझ रहा हूँ कि उनका दर्द क्या है, तब जाके ग्रुप का एटीट्यूड खुद ही चेंज होगा। और जिसका नहीं चेंज होगा उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो दैट इज़ द थिंग दैट यू हैव टू बी क्लियर विथ व्हेन यू आर थिंकिंग ऑन दोज लाइन्स। तो ये मुझे लगता है कि एक सिविल सर्वेंट में या किसी में या पेपर 4 में जब आप आंसर लिखते हैं तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला वाला क्या है, HRCS PCO SRM। तो ये क्या है कि SRM एक यूनिवर्सिटी है ना, SRM, उसमें हार्ड रॉक कैफ़े ने, तो उसको कैफेज कर दीजिए, हार्ड रॉक कैफ़े ने एक PCO खोला है, ठीक है। तो SRM यूनिवर्सिटी में हार्ड रॉक कैफ़े ने एक PCO खोला है, ठीक है। इसको याद रखना बड़ा इजी है, ये सब निमोनिक बहुत अच्छा आसानी से याद हो जाएगा आपको, ट्रस्ट में आप 2-3 बार करिएगा तो आपको याद हो जाएगा। क्योंकि मेरे को याद नहीं होता था ये सब, इसलिए तो मैंने ये सब लाइन लिखा इधर। तो SRM क्या हुआ, SRM हुआ सिचुएशन नॉन रिजिड एंड मोरल कंट्रोल, दिस इज वेरी वेरी अगेन इंपॉर्टेंट। SRM सबसे पहले देखिए आपको सिचुएशन डिमांडेड, यही बोलता है बॉटम अप अप्रोच, टॉप डाउन नहीं। क्या सिचुएशन है, कहीं दंगा हुआ है, आप दंगा में गए हैं, आपको कुछ कोई भी प्रॉब्लम या पेपर 4 का लिखना है तो आप इस तरह से लिखिए, या पेपर 1 में भी कोई भी आंसर में कि सिचुएशन की डिमांड क्या है, पहले आप ये समझिए। केस स्टडी आता है तो सिचुएशन है क्या। ऐसा नहीं है कि आपको एक रूल बुक दिया गया आप रूल बुक से चल रहे हैं, रूल बुक सही है बट सिचुएशन क्या अप्रोच रखता है। सेकंड, नॉन रिजिड रखना, यू कांट से कि नहीं नहीं ये रूल में है यही है, कभी कभी नेचुरल जस्टिस को भी अपनाना पड़ता है। ये नॉन रिजिड वाला ही तो केस है। अगर आप सोचो कि दिल्ली गवर्नमेंट में जो हो रहा है, जो दिल्ली गवर्नमेंट का फाइट हो रहा है LG के साथ, देयर इज सम बिट ऑफ रिजिडिटी एट बोथ एंड, दोनों लोग रिजिड हो गए हैं, तो आपको नॉन रिजिड रहना पड़ेगा। आप रिजिड नहीं रह सकते हैं। कई लोग में मान लो होता है कि अरे ये तो छोटी जात का है, मैं बड़ी जात का हूँ, तो मैं इसके घर जाऊँगा ही नहीं। भाई तुम नहीं जाओगे तो उसका प्रॉब्लम कैसे एड्रेस करोगे, आपको अपने समझ रहे हैं ना कि या ये मेरा पर्सनल प्रॉब्लम भी था जिसको मैंने ओवरकम किया। पहले लोग जो सिगरेट पीते थे और जो लोग दारू वारू पीते थे तो मैं क्या करता था, मैं सीधे उनके तरफ मेरा नज़रिया ही बहुत गिरा हुआ नज़रिया हो जाता था कि ये आदमी गिरा हुआ है, तो मैं उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करता था कि नहीं नहीं मैं इससे बात नहीं करूँगा। देन आई रियलाइज कि दैट इज़ देयर पर्सनल चॉइस, दे कैन हैव देयर ओन पर्सनल चॉइस। तो मुझे रिजिड नहीं बनना चाहिए अंदर से इस तरह से कि नहीं वो बिल्कुल ही घटिया इंसान हो गया, वैसे नहीं करना चाहिए, है कि नहीं। सिचुएशन बेस्ड देखो कि क्या उसकी प्रॉब्लम्स हैं, देन यू कैन। एंड मोरल कंट्रोल होना आपका जरूरी है। इफ़ यू डोंट हैव द मोरल कंट्रोल यू विल बिकम करप्ट। सो SRM हार्ड रॉक कैफे PCO मैंने अच्छे से यूज़ किया था पेपर 4 में। अगेन आई विल से कि देखिए मार्क्स पे मत जाइएगा कि मार्क्स आया कि नहीं आया, ये सब चीज़ को यूटिलाइज करने का कोशिश करिएगा, ठीक है। फिर SRM में हार्ड रॉक कैफे, तो HCS का क्या है, हारमोनी होना चाहिए जो कि रिफ्लेक्ट होना चाहिए कम्युनिटी कंसर्न सोसाइटी। ये क्या 4 वर्ड है कि आपके अंदर में जो आप करना चाहते हैं उसमें हारमोनी होना चाहिए। सबसे पहले आप क्या करना चाहते हैं, मतलब आप बोल रहे हैं कि हाँ मैं इसका एग्जांपल बहुत सिंपल है कि आप बोल रहे हैं कि मुझे, जैसे कई हैं कुछ मेरे दोस्त हैं उनको मेरे जैसे ही, उनको डिस्को में अच्छा नहीं लगता जाने में, पर क्योंकि उनको लेके ग्रुप जा रहा है तो चलो पार्टी चलते हैं, तो पार्टी चलते हैं, पार्टी करेंगे पार्टी करेंगे। 1-2 बार मैं भी शुरू में गया, आया था बैंक में, चलो पार्टी कल्चर है, पार्टी कल्चर गया। अब वहाँ पे लोग ये पब्स में नाच रहे हैं,
मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है, तो व्हेन आई एम इन नॉट इन हारमोनी, तो वाई शुड आई बी गोइंग देयर। तो जो भी आप करते हैं उसमें हारमोनाइज होना चाहिए। अगर आप सही में चाहते हैं कि आप यूपीएससी निकालें और आप पढ़ ही नहीं रहे उसके लिए, तो देयर इज ए हारमोनी मिसमैच। सो इवन फॉर अ पब्लिक सिविल सर्वेंट, इफ यू वांट टू डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी एंड अंदर से ही आपको वो फीलिंग नहीं आती कि नहीं मुझे अच्छा करना है, तो देयर इज ए हारमोनी। आपको अंदर से फीलिंग है कि अब जाके पूरा पैसा दबा के कमाऊंगा, तो भाई वो कभी नहीं हो पाएगा। वो दैट एलिमेंट ऑफ योर सिविल सर्वेंट विल नेवर कम आउट, ठीक है। सेकंड, वो हारमोनी रिफ्लेक्ट होना चाहिए आपका, वही रिफ्लेक्शन होना चाहिए कि आप नहीं, ये रिफ्लेक्ट वाला दूसरा वर्ड है। रिफ्लेक्ट बताता हूँ क्या वर्ड है। रिफ्लेक्ट वो वर्ड है कि आप हर समय बीच बीच में रिफ्लेक्टेंस करें खुद का, कि आप जो करना चाहते हो जो आप कर रहे हैं दोनों में क्या समानता है, वेयर देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी और वेयर देयर इज अ कंटिन्यूएसी। इफ देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी यू शुड स्टॉप एंड यू शुड थिंक अबाउट इट। उसी को लोग बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो देयर हैज टू बी हारमोनी इन योर nature, there has to be a reflectance, there has to be a community concern. You can't live a life where you don't have any concern for anyone else, कि मेरा काम है बनता भाड़ में जाए जनता। दैट इज इनकरेक्ट, राइट। आपके बगल में कोई अगर मर रहा है तो आप ये नहीं ना कह सकते हो कि नहीं नहीं मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। दैट इज एब्सोल्युटली इनह्यूमन। एंड देन यू हैव टू हैव अ कंसर्न फॉर सोसाइटी ऑल्सो, मतलब सोसाइटी को देने की भावना होनी चाहिए। सो अ गुड मतलब ये सब क्या है, एक तरह से गुड सिविल सर्वेंट का एग्जांपल हो गया। मैं इस तरह से, ये सब क्या है, ये जब आप, एक होता है ना कंपेयर दिस टू सिचुएशंस इन केस स्टडी एंड राइट व्हाट यू विल डू, तो इसमें आप कंक्लूजन में ऐसा लिख सकते हैं कि, या बहुत बार क्वेश्चन आता है कि डिफाइन ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी, तो उसमें आप ऐसा लिख सकते हैं कि हाउ विल यू कैटर, या बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है। मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन के साथ इसको फिट करके। So you have to act on the situation, you have to be non-rigid, you have to have the moral content, you have to be in harmony, your thoughts and your actions has to be in harmony, you should reflect inwards, you should have a community concern, and you should also have a concern for the society. Then you should define a purpose. PCO का full form है purpose, circumstance and object. What are these three? You should have a purpose and a goal. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप purposeless घूम रहे हैं इधर उधर ऐसे ही। पर्पस डिफाइन होना चाहिए सर्कमस्टांसेस से भी, कि अगर ऐसा नहीं है कि मैं वही नॉन रिजिडिटी टाइप की, क्या सर्कमस्टांसेज है, क्या चैलेंजेज है, यहाँ का मुझे क्या प्रायोरिटी लिस्ट बनानी चाहिए। एंड देन यू हैव टू डिफाइन कि उसको ऑब्जेक्टिवली उसको कैसे मीट किया जाएगा। वो से ऑब्जेक्ट है कि जो ऑब्जेक्ट है, जो टारगेट जो आपको करना है उसको कैसे करना है, मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसको आपको सबसे पहले टारगेट करना है, उसको ऑब्जेक्टिवली कैसे टारगेट करिएगा, ठीक है। यही है SRM हार्ड रॉक कैफे का। आगे बढ़ते हैं अगला वाला। तो अगला वाला साइकोलॉजिकल है, पियर है। व्हाट इज पियर? पियर इज वेरी सिंपल, कि आपको पर्सनालिटी, इम्पैथी, आप बोलते हो यूथ को हमको चाहिए, हमको यूथ का या हमको किसी में चेंज चाहिए, तो किसी में चेंज चाहिए तो आप कैसे चेंज लाइएगा? आपको उसका पर्सनालिटी को समझना पड़ेगा, आपको उसमें इम्पैथी जगाना पड़ेगा, उसका एटीट्यूडनल चेंज करना पड़ेगा, उसका रोल मॉडलिंग करना पड़ेगा। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द आंसर्स टू सोशल इशूज़, कि अगर कोई पर्सनालिटी प्रॉब्लम है तो उसको देखिए, इम्पैथी उसमें डेवलप करिए सोसाइटी की तरफ, है कि नहीं। दीज ऑल आर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। एटीट्यूडनल चेंज लाइए एंड देन रोल मॉडलिंग लाइए। Then array is very simple. Array is यार like awareness and role modeling to educate and empower youth, ठीक है। आप अवेयरनेस लाइए, रोल मॉडलिंग लाइए, इससे एजुकेट होगा और एम्पावर होगा यूथ, ओके। और ऊपर में मैंने लिखा है क्रीपिंग, उसका मैं CCD बना रहा था। आई डोंट नो कि CCD का भी फुल फॉर्म बन पाया कि नहीं। तो मैं ये बना रहा था कि डोमिनो इफेक्ट होता है, क्रीपिंग इफेक्ट होता है। तो अगर सोसाइटी के नीचे से कुछ हो रहा है तो उसको क्रीपर्स, जैसे क्रीपर्स क्या होता है, क्रीपर्स नीचे से पूरा ऊपर 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 जाने लगता है, द क्लाइंब ऑफ द लैडर। उसी तरह से अगर सोसाइटी में कोई चेंज लाना चाहता है और नीचे से लाता है तो वो ऊपर ऊपर जाने लगता है। और डोमिनो इफेक्ट उसका रिवर्स फॉर्म में होता है, कि कोई एक चीज गिरा 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 तो सब एक साथ तहस नहस हो जाता है। तो अगर ऊपर में कोई स्केलेटन डूब गया तो पूरा स्केलेटन टूट सकता है। सो दैट इज काइंड ऑफ ए डोमिनो इफेक्ट। तो आपको देखना पड़ता है कि कोई भी चीज़ बोला जाता है, जैसे कि अगर एक ऊपर का इंसान गलत हो गया तो उसके सारे नीचे वाले गलत हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड एज डोमिनो इफेक्ट। और नीचे से एक ईमानदार अगर सही पैदा होता है तो ऊपर तक वो धीरे धीरे फैलता है। दैट इज कॉल्ड एज ए क्रीपिंग इफेक्ट। यही मुझे इसका बेस्ट एग्जाम्पल समझ में आता है, ठीक है। फिर हम आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। तो ये मैंने 2-3 बार, इसका एक पूरा वीडियो है तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। फ्यूज जूस एज दवाई खाकर, ये मैंने अच्छे से बनाया है। रिस्क को अपना कम करता है और फिर LPG में लग जाता है, कुछ ऐसा है। पॉवर्टी है, P से, H से हंगर है, H से आई थिंक हेल्थ है, G से हेल्थ है, E से एजुकेशन है, फिर W से वाटर सैनिटेशन है, G से ये वाटर सैनिटेशन के बाद जेंडर इनइक्वालिटी कुछ है, और A से अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, DE से आई थिंक डिसेंट इकोनॉमिक वर्क कुछ इस तरह से है। इन RI से रिड्यूस इनइक्वालिटी, SC से स्मार्ट सिटीज़ है। सो दिस इज द प्रॉपर वीडियो ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। SDG बहुत इंपॉर्टेंट है यार। SDG वन ऑफ द पिलर्स है जो हमने देखा था मेंस का। आपको SDG का एक्चुअल नंबर पता होना चाहिए। ये SDG 12 है, ये SDG 13 है। ब्लफ करने से नंबर नहीं आएगा कि इट इज ऑल्सो वन ऑफ द SDG, नो।
एवरीथिंग इज SDG, हर चीज़ तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वर्ल्ड में, तो दैट विल नॉट गिव यू द आंसर। देन जेनरिक जो मैंने ये भी बताया था आपको, पेशाओ या पेशवा। नाउ एक लड़की ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप उसको पेशवा बोलिए, तो मैंने उसमें चेंज कर दिया है, पेशवा बोलिए उसको। पेशवा है कि पॉलिटिकल, साइकोलॉजिकल, फिलोसफिकल एंगल से, ये एस्से में बहुत काम आता है। या पॉलिटिकल एंगल से ऐसे लिखी सोचिए, साइकोलॉजिकल एंगल से कोई टॉपिक सोचिए, फिलोसफिकल कोई फिलोसफर ने कुछ बोला है, इन्वायरमेंटल, इकोसिस्टम, आप एनर्जी, एम्पावरमेंट, इकोनॉमी, ये सब सोचिए, सोशल सोचिए, सिक्योरिटी सोचिए, कल्चर सोचिए, ह्यूमैनिटेरियन सोचिए, हिस्टोरिकल सोचिए, ज्योग्राफिकल। पेशवा वाले में भी एक वीडियो बना हुआ है, यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑन द यूट्यूब ऑल्सो ऑन द ग्रुप। अब ए है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डब्ल्यू से वेलफेयर हो गया ए, तो 9A बहुत लोग को मैंने, तो पहले मैंने 8A बनाया था, फिर 8A प्लस ए को मैंने 9A किया, ठीक है। तो नीचे देखिएगा आप, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8A है। जो 8A है उसमें एक ए जो जोड़ना है वो आपको एटीट्यूड जोड़ना है, तो उससे 9A बन जाएगा। तो क्या है वो 8A, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क है 9A। किसी भी आंसर में आपको कुछ नहीं आता है तब भी आप 9A से आंसर लिख सकते हैं। सबसे पहले कोई भी, मान लो कि गोवर्धन योजना है, मान लो गोवर्धन योजना का सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना होगा, तो ठीक है भाई, अब देखते हैं 9A से। सबसे पहले अवेयरनेस होना चाहिए कि कोई गोवर्धन योजना, या मान लो कि ये जो गांव में ये जो डिजिटल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, ये जो बोल रहे थे कि हम ब्रॉडबैंड लेते आएंगे गांव में, कुछ ऐसा बोला गया था कि 5 लाख गांव को कर दिया गया, 5 लाख को और किया जाएगा, ये 2.5 लाख गांव को ग्राम पंचायत है भी ऑलरेडी, या जनधन अकाउंट है। पहले अवेयर तो हो, लोग को अवेयरनेस तो आना चाहिए कि कुछ हो रहा है, फिर एक्सेसिबिलिटी आनी चाहिए कि हाँ उनके पास एक्सेसिबल हो वो चीज़, ऐसा नहीं कि हाँ वो एक्सेसिबल है ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट के रीजन के पास लोगों के पास एक्सेसिबल नहीं है। फिर अवेलेबल होना चाहिए रिसोर्सेज, फिर अफोर्डेबल करो रिसोर्सेज को, समझे। फिर आई थिंक एक्सेसिबल 2 बार हो गया, रुकिए एक, उसके बाद हाँ, उसके बाद एक्सेप्टेबल है। देखिए कोई चीज़ के बारे में आप बोले कि मान लीजिए आपने, सबसे अच्छा इसका टॉयलेट वाला एग्जांपल हो सकता है कि मान लीजिए आपको सुलभ शौचालय बनाना है, शौचालय, पहले अवेयरनेस फैलाए कि भाई तुम ओपन डेफिकेशन करते हो, ये अच्छा नहीं है, फिर बोले चलो हम बना के देंगे। और इसी को आप उज्ज्वला के लिए सोचते रहिएगा कि जो LPG वाला है, LPG में अवेयर किए कि भाई तुमको प्रॉब्लम है, तुम्हारी जो ये पत्नी है उसको इतना लकड़ी तोड़ना पड़ता है, उसका हेल्थ ख़राब होता है। सेकंड एक्सेसिबल किए, अब ये थोड़ी ना बोल सकते हैं मोदी जी की कर लो, अरे तुम गैस चूल्हा ला के दोगे, तुम टॉयलेट बना के दोगे, ठीक है भाई। तीसरा अवेलेबल कराए रिसोर्सेज कि ये देखो ये तुम्हारा है, यहाँ पे अगर तुमको कोई प्रॉब्लम होता है तो ये हम लोग अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। चौथा कि अफोर्डेबल करो उसको, ये नहीं कर सकते कि गैस चूल्हा, वही तो प्रॉब्लम हो रहा है कि अफोर्डेबिलिटी नहीं है। एक गैस चूल्हा आ गया जो हमारा ये उज्ज्वला वाला है, अगला गैस चूल्हा कैसे आएगा। और उसी तरह से तो टॉयलेट में भी प्रॉब्लम है कि एक टॉयलेट बन गया, लोग उसको ठीक से नहीं रखेंगे और टूट गया तो अगला कैसे लगेगा, पैसा ना लग जाए। एक्सेप्टेबल करो, कई लोगों को तो आज भी टॉयलेट बनाने में और टॉयलेट में शौच में जाने में प्रॉब्लम है, और कई लोगों को एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है कि गैस से प्रॉब्लम है कि नहीं लकड़ी से ही करेंगे। सोसाइटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फिर अडप्ट करवाओ उनको कि हाँ ये सही चीज़ है, ये सही चीज़ है। हम लोग जैसे कोमोड में अडप्ट किए कि नहीं, पहले वेस्टर्न वो टॉयलेट में थे हम लोग, पहले ईस्टर्न में, अब धीरे धीरे लोग वेस्टर्न टॉयलेट में अडप्ट किए, है कि नहीं। फिर उसको एसेस करो, असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ऐसा नहीं कर सकते कि टॉयलेट बना के छोड़ दिए और फिर बोले कि पैम्पलेट बांटे कि हमने तो इतना टॉयलेट बनवा दिया। आप देखो कि क्या पोजीशन है, गांव में लोग टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं, गांव में लोग LPG यूज कर रहे हैं। वन टाइम एफर्ट देने के बाद तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद सस्टेन किया कि नहीं वो देखोगे। और अगर सस्टेन नहीं किया तो अकाउंटेबल ठहराओ कि किसके कारण सस्टेन नहीं किया, लोगों के कारण, वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स के कारण, वहाँ पे नहीं फैलाया गया इस चीज़ को, समझे। और ये सब सारा चीज़ में पूरा गेम है एटीट्यूड चेंज करने का, है कि नहीं। एटीट्यूड जब तक चेंज नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। ये पूरा गेम है एक का कि आपका एटीट्यूड चेंज हो। अगर आप जैसे वीमेन का प्रॉब्लम है, वीमेन का प्रॉब्लम में अवेयरनेस क्रिएट करो पहले तो कि वीमेन को ये प्रॉब्लम होता है, ये होता है, ये सब इश्यूज हैं भाई। एक्सेसिबल करो उनको कि हाँ भाई उनके लिए ये पुलिस एक्सेसिबल रहेगा, अवेलेबल रहेगा। पुलिस जो अवेलेबल एक्सेसिबल में ज़्यादा अंतर नहीं है। उनको टूल किट दो जिससे वो अपना प्रोटेक्शन कर सकें। अफोर्डेबल करो, सस्ता टूल किट बनाओ, मिर्च पाउडर, जो गन पाउडर, ये सब जो बनाते हो, ये जो आप बोल रहे हो कि हम ये बनाएंगे अपना CCTV कैमरा लगाएंगे, वो सब करो। देन एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाओ लोगों में कि हाँ ये सब चीज़ें होगा तो इससे बढ़ेगा, मतलब आप इसके लिए टैक्स पे करिए ताकि ये सब चीज़ हम लाएँ। अडेप्ट कराओ लोगों को कि भाई ये सब चीज़ आ चुका है, अब आप अडेप्ट करिए। अगर आप गड़बड़ करिएगा, अडेप्ट करने के लिए क्या करवाओ, कुछ लोगों को मारपीट, इस तरह से कुछ लोगों को आप ये फांसी का सजा दो जो गलत करता है, तब लोग अडेप्ट करेंगे कि नहीं हमें अपना मेंटालिटी चेंज करना पड़ेगा। असेसमेंट करो कि जो हमने किया है उसमें सब सही हुआ कि नहीं हुआ सही से,
और बाद में अगर सही नहीं हुआ तो अकाउंटेबल ठहराओ। अकाउंटेबिलिटी नहीं है इंडिया में, मेजर प्रॉब्लम है इंडिया का, सब प्रॉब्लम है इंडिया में। अवेयरनेस नहीं है इंडिया में, अवेयरनेस होता है तो एक्सेसिबल नहीं है, एक्सेसिबल होता है तो उसको अवेलेबल नहीं करवाते हो, अवेलेबल होता है तो उसको अफोर्डेबल नहीं कराते हो, अफोर्डेबल होता है तो उसे एक्सेप्टेबल नहीं कराते हो, एक्सेप्टेबल होता है तो अडेप्ट नहीं कर पाते हैं लोग, एक्सेप्ट तो कर लिए, अडेप्ट नहीं करते हैं, असेसमेंट नहीं करते हैं, अकाउंटेबल नहीं ठहराते हैं, और एटीट्यूडनल चेंज नहीं आता है। सबसे ऑडिट उसी में आ जाता है, ऑडिट अकाउंटेबिलिटी में आ जाता है। जैसे इसका जो अगर आप ध्यान से देखिए तो ये लव मैरिज के लिए भी मुझे लगा था काफ़ी फिट बैठता है, कि आज बहुत सारे जैसे पेरेंट्स हैं उनको बोलो कि भाई लव मैरिज हो रहा है, अवेयर करो, फिर एक्सेसिबल करो कि हाँ ये डेटा है, ये है, ये मान लीजिए मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, अवेलेबल कराओ कि हाँ इस तरह का डेटा एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है। उनको अफोर्डेबल इन द सेंस ये हुआ कि आप ये देखिए, मतलब मेरा ये कहना था कि एक्सेप्टेबिलिटी पहले बढ़ाओ कि हाँ ये चीज़ अभी सोसाइटी का नॉर्म है, तब वो धीरे धीरे अडप्ट करेंगे उस चीज़ पर। और फिर एसेस करो कि उनका ये रियल चेंज आया कि वो बस टाइम बिंग के लिए चेंज किए थे, और धीरे धीरे उनको अकाउंटेबल ठहराओ कि नहीं आपको समझना पड़ेगा कि ये चेंज आपको लाना पड़ेगा। और यही तो पूरा एटीट्यूड उनका चेंज होना चाहिए टूवर्ड्स फ्रॉम पैट्रियार्कल सोसाइटी का एटीट्यूड चेंज, किसी चीज़ का भी एटीट्यूड चेंज में ये इंपॉर्टेंट है। तो 9A में से अगर आपको जितना ए भी याद रह पाया वो याद रख के आंसर में फिट करने का कोशिश करिएगा। यू विल गेट सम आंसर्स, ट्रस्ट मी। एस्से राइटिंग में भी आपको बहुत कंटेंट मिलेगा सिर्फ इन पैरामीटर्स पे सोचने में, ठीक है। और आज का हम लोग 1-2 आखिरी करके अब ख़त्म कर देंगे, जेब्रा तक पे हम लोग लाके छोड़ देंगे। आज जेब्रा के बाद आगे मैं बताऊंगा अगले दिन, 1-2 दिन बाद। उसके बाद क्या है, GPS, IES, PDF, SRG, SIP। अगर ऐसे अलग अलग देखें तो कोई मतलब नहीं बनेगा, याद भी नहीं होगा, यही नहीं याद होगा। तो उसको क्या है कि GPS से एक IES ऑफिसर ने PDF डाउनलोड किया SIP करने का, और आज द SRG। तो GPS पता है सबको, उससे IES मालूम है, PDF पता है, उससे डाउनलोड किया, SIP पता है सबको, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करने का, और SRG करके हमारे यहाँ एक टीम है सिस्टमेटिक रिस्क ग्रुप करके। तो उससे पूछा कि सेकेंड ऑर्डर रिस्क करके SRG, तो उससे पूछा कि हम कैसे करेंगे ये SIP, ठीक है। एक फाइनेंस की टीम से उसने ये पूछा, एक IES ऑफिसर ने PDF डाउनलोड किया GPS का मोबाइल पे यूज़ करके। तो क्या क्या है भाई इसमें, सबसे पहले GPS, गुड गवर्नेंस पॉलिसी एंड सब्सिडी रैशनलाइजेशन। तो मैंने ये इसलिए बनाया था कि पॉलिसी जो हम बना रहे हैं उसको ध्यान से पॉलिसी फॉर एवरीवन होना चाहिए, इंक्लूसिव पॉलिसी होना चाहिए, गुड गवर्नेंस इंपॉर्टेंट है ही, और सब्सिडी का रैशनलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पॉलिसी कैसा होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, और एस से क्या है, सर्विस डिलीवरी। तो मतलब जो भी पॉलिसी बना रहे हैं गुड गवर्नेंस होगा, उससे अच्छा पॉलिसी बनेगा, उससे सब्सिडी और ये सब का रैशनलाइजेशन, मतलब किसी बहुत सारे आंसर में सब्सिडी रैशनलाइजेशन इज गुड एक्चुअली, गिव इट अप कैंपेन, ये सब बहुत सारा चीज़ में आता है। इंक्लूसिव वर्ड इंपॉर्टेंट है, एफिशिएंट, बहुत बार हम लोग यही भूल जाते हैं कि एफिशिएंसी से एफिशिएंट मैकेनिज्म टू डिलीवर द सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इम्प्लीमेंटेशनल जो हजार्ड होता है कि नहीं। PDF अच्छा लगता था मुझे कि पब्लिक सेंट्रिक पॉलिसी बननी चाहिए जिसमें डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को इंपॉर्टेंट होना चाहिए और फाइनेंशियल इंक्लूजन होना चाहिए, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मतलब ये चीज़ें अच्छी वर्ड हैं जो मैंने लिख ली थी इसमें, समझे। फिर SRG क्या है कि सेल्फ सर्टिफिकेशन, रेसिप्रोकेशन एंड ग्रीवियंस रिड्रेसल। ये क्या है, आज के समय में जो प्रॉब्लम है, जो इंडिया में इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि इंडिया में सेल्फ सर्टिफिकेशन नहीं देते हैं, कि सेल्फ सर्टिफाई नहीं होगा। आज के समय में आया ना जो न्यू अर्बन हाउसिंग पॉलिसी आया है, उसमें बोला है ना कि आप जो है ऑडिट बाद में करिएगा, लोग सेल्फ सर्टिफाई कर देंगे पहले अपना, है कि नहीं। रेसिप्रोकेशन इसमें दूसरा मीनिंग में आता है, रेसिप्रोकेशन में बाद में बताऊंगा। ग्रीवियंस रिड्रेसल, ग्रीवियंस रिड्रेसल का मैकेनिज्म है ही नहीं, कि कहाँ पे ग्रीवियंस रिड्रेसल होता है, कहीं है ही नहीं भाई, कि अकाउंटेबल ही नहीं होता है इससे चक्कर में लोग। तो ग्रीवियंस रिड्रेसल इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और SRG हो गया, और SIP क्या है, तो सोशल इम्पैथी डेवलप करिए, इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज को ठीक करिए, और पॉलिटिकल विल पावर होना चाहिए। मैं रेसिप्रोकेशन वाला बाद में बताऊंगा, रेसिप्रोकेशन ऑफ लव नहीं है, ये दूसरा है। पर बाकी सब चीज़ इंपॉर्टेंट है कि किसी भी चीज़ में जैसे पॉलिटिकल विल पावर होना चाहिए, इंप्लीमेंटेशन हो तो पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए, एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म होना चाहिए, इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए, पीपल सेंट्रिक पॉलिसी बनाइए, गुड गवर्नेंस होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का इस्तेमाल करिए, है कि नहीं, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा दीजिए, सोशल इम्पैथी क्रिएट करिए जो लीडर्स होते हैं उनमें, ठीक है। तो ये सब वर्ड आप याद रख सकते हैं अगर सिर्फ आपको ये याद हो जाए कि GPS का मदद से IES ने PDF डाउनलोड किया और SIP करने के लिए SRG को ये किया। अब यहाँ पे जो कैच है वो ये है कि मुझे यहाँ पे बहुत दिक्कत होता है याद करने में कि SIP का S अलग है और SRG का S अलग है,
समझे। SIP में भी एक एस आता है, SRG में भी एक एस आता है, पर दोनों का अलग अलग मीनिंग है, तो वो याद करना पड़ता है। दैट यू हैव टू एक्चुअली रिमेंबर। फॉरेन पॉलिसी आते हैं। फॉरेन पॉलिसी इंटरनेशनल रिलेशंस इसलिए मुझे बहुत आसान टॉपिक लगता है क्योंकि फॉरेन पॉलिसी इंडिया का मैंने एक और वीडियो में बताया NTPC कटसी में पूरा लिमिटेड है। व्हाट इज दिस NTPC कटसी? ठीक से दिख नहीं रहा होगा पर ठीक है यार, जो भी दिख रहा है सही दिख रहा है, उतना मुझे दिख रहा है कि दिख रहा है। ठीक है, तो NTPC क्या है कि इंडिया बोलता है नॉन न्यूक्लियर स्टेट बनने के लिए, इंडिया बोलता है टेररिज्म और टैक्सेशन पे, टेक्नोलॉजी पे, डबल टैक्सेशन पे भी बोलता है इंडिया। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए इंडिया बार बार बोलता है, टेररिज्म को रोकने के लिए इंडिया बोलता है। P से इंडिया पीपल सेंट्रिक है, सॉफ्ट पावर वाला वर्ड है कि नहीं। C से इंडिया का कल्चरल डाइवर्सिटी है, इंडिया बोलता है कि कल्चर को इंप्रूव करना चाहिए कहीं भी। फिर अगला C क्या है कट C का, कि क्लाइमेट चेंज एक इंपॉर्टेंट है जिसपे इंडिया बार बार बोलता है। U पे इंडिया UN का मेंबर बनना चाहता है। T से टैक्सेशन, जो मैंने बोला था आपको, ट्रेड एंड टैरिफ जो है WTO में, जो इंडिया का ट्रेड पार्टनर्स बहुत सारा है उसके साथ इंडिया उसके साथ अच्छा रिलेशन रखना चाहता है। S से इंडिया सिक्योरिटी, हर तरह का सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, इसके बारे में बात करता है, अपना नेशनल सिक्योरिटी। फिर दूसरा S है सोशल इश्यूज, लाइक रोहिंग्या हो गया, सोशल इश्यूज लाइक मिडिल ईस्ट में चल रहा है कहीं भी, जैसे UN पीस कीपिंग मिशन में भी इंडिया आगे बढ़ के आता है और इंडिया बार बार कहता है कि हमें को एग्जिस्टेंस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और E से फाइनली इंडिया एनर्जी में INDC टारगेट और ये सब। तो अगर आप ध्यान से सोचिएगा, जितना भी आपने पढ़ाई किया है ना, ये पूरा फॉरेन पॉलिसी NTPC कट C में आ जाता है। कुछ भी चीज़ ऐसा नहीं है जो इसके बाहर आता है। इंडिया अपना सॉफ्ट पावर, इंडिया अपना पीपल, इंडिया अपना कल्चर, इंडिया अपना क्लाइमेट चेंज, इंडिया UN, यही बात करते रहता है। कोई भी कंट्री के साथ अगर इंडिया डील करता है तो मैं सोचता था क्या होता है उस डील में, या तो उसमें ट्रेड पे बात होती है, या बोलता है इंडिया कि मुझे UN का परमानेंट मेंबर करो, या बायलैटरल ट्रीटी एग्रीमेंट्स होती है, या इंडिया उसको बोलता है कि टेररिज्म, उसको ये लश्कर तैयबा को ये इनकार को ये धिक्कारो, ये JEM को धिक्कारो तुम लोग, या इंडिया बोलता है कि हमको NSG का मेंबरशिप दिलाओ, हम नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन स्टेट हैं, हम न्यूक्लियर स्टेट होते हुए भी हमारा नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी है हमारी, है कि नहीं। इंडिया अपनी सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए कहीं से मिसाइल खरीदता है, कहीं से कुछ खरीदता है, या इंडिया हमेशा बोलता है कि हम भाई गए हैं तो हम क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत कंसर्न हैं, ये हैं, और बार बार इंडिया बोलता है कि हम तुम्हारे साथ पीस चाहते हैं, हम सोशल इश्यूज़ को एग्जिस्टेंस चाहते हैं। तो ये जो अफ्रीकन कॉरिडोर बन रहा है, एशिया अफ्रीका कॉरिडोर, उसका, और चाइना का एक क्वेश्चन आया था, इंडिया और चाइना में क्या क्या अंतर है, तो मैंने यही सब लिखा था कि इंडिया का अंतर है कि इंडिया बेसिकली सॉफ्ट पावर में यकीन करता है, इंडिया पीपल का इम्प्रूवमेंट चाहता है, इंडिया चाहता है कि वहाँ के लोकल लोगों का डेवलपमेंट हो, इंडिया कंट्रोल नहीं करना चाहता, इंडिया कोलोनलाइज नहीं करना चाहता है, इंडिया को एग्जिस्टेंस में बिलीव करता है। सो दिस विल गिव यू अ बेटर आइडिया जब एक रियल क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। फिर एक आता है जेब्रा। जेब्रा क्या है? जीरो टॉलरेंस, इंपावरमेंट, एजुकेशन, ब्रिंगिंग अवेयरनेस, रोल मॉडल, एटीट्यूडनल चेंज। ऑलरेडी स्पोकन ए लॉट अबाउट इट। किसी भी सोशल इशू में आप जेब्रा लिख सकते हो और आपको सही में फ़ायदा होगा। किसी भी चीज़ के लिए जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। कोई भी लड़कियों के साथ गलत हो रहा है तो उसको एजुकेट करो, उसी सोसाइटी को एम्पावर करो, अवेयरनेस क्रिएट करो, रोल मॉडलिंग करो। अमिताभ बच्चन बोले भाई कि हाँ लड़कियाँ हमारे लिए धरोहर हैं। और एटीट्यूडनल चेंज लाओ कि हमें खुद भी सोचना चाहिए कि हमारा एटीट्यूड गलत है कि नहीं। सो वी विल कम टू द अदर टॉपिक इन सम टाइम। बाकी बच्चा ज़्यादा नहीं है, एक दिन में और ख़त्म कर दूंगा मैं। और आई विल ऑल्सो डेफिनेटली एडवाइज यू गाइज कि आप अपने दोस्तों का मदद करें। यू ऑल शुड ट्राई टू मेक एटलीस्ट 5। जैसे विकास ने कुछ बनाया है कि PCM सेट करके मैंने बनाया है, पॉलिसी लुकिस्ट, चाइना काउंटर, मेंबर सिक्योरिटी, मैरीटाइम, इकोनॉमी, टेररिज्म। सो ही हैज़ ऑल्सो ट्राई टू डेवलप ए न्यू थिंग PCM सेट। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड। उसी वर्ड्स को उन्होंने आगे से पीछे घुमा के पॉलिसी और ये सब करके किया है, लुकिस्ट, ये सब बढ़िया है। दिस इज़ अ वेरी गुड अप्रोच। मतलब देखिए, मुझे ये चीज़ याद हो गया क्योंकि मैंने ये बनाया, तो मुझे आसान से याद हो गया। अब आपको जो वर्ड आपके लाइफ के करीब लगता है, जेब्रा जैसी इजी वर्ड है, बट बाकी सब वर्ड इजी नहीं है। HBS ये वो जो भी मैंने अपना बनाया है, तो वो मैंने अपने लिए बनाया था। योर टारगेट इज यू नाउ नो द वर्ड्स एंड नाउ यू शुड ट्राई टू फ्रैगमेंट देम इन डिफरेंट तरीके से, और उससे बनाना चाहिए आपको अपना नया वर्ड। ये मैं इसका इंस्पिरेशन बता देता हूँ, जस्ट द लास्ट 35 सेकेंड्स। मैंने एक बार हैरी पॉटर देखा था, और मैंने सारे हैरी पॉटर बचपन में जब देखे थे तो हिंदी में देखे थे। तो मैंने देखा कि जब हैरी पॉटर 2 में एक सीन होता है जो जिसे मुझे आज भी बहुत ओवरवेलमिंग लगता है। तो वो मैंने देखा कि उसने क्या लिखा था, आई एम लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट। टॉम मार्वोलो रिडल आई थिंक उसका नाम रहता है, उसको ऐसे ऐसे बदलता है और उसी से आया था आई एम लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट। याद होगा लोगों को, वो वाला सीन याद है राइट, कि टॉम मार्वोलो रिडल उसका नाम रहता है एंड देन ही चेंजेस इट टू आई एम लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट।
तो मैं बड़ा खुश हुआ, मुझे बहुत गजब फील हुआ मतलब उस समय कि क्या दिखा दिया, मतलब दैट वाज एक्चुअली द मोमेंट ऑफ ट्रूथ फॉर मी एंड द मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन। देन जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, जब तैयारी कर रहा था एक दिन मैं यूपीएससी की या एग्ज़ाम्स की, तो देन आई थॉट अबाउट इट एंड देन आई थॉट अबाउट इट फॉर अ डीपर टाइम। बहुत देर तक सोचा मैंने कि किसने लिखा है हैरी पॉटर, जेके रोलिंग आई थिंक, अभी मैं भूल नहीं रहा हूँ। सो आप ये सोचो कि जेके रोलिंग जब हैरी पॉटर लिख रही थी तो उसने जो टॉम रिडल नाम रखा वो तो उसने रख दिया होगा, फिर उसने सोचा होगा जरूर, ऐसा तो नहीं है कि अचानक से स्टोरी में उसने आई एम लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट दिखाया। तो उस लेडी ने पहले ये सोचा होगा कि मैं ये चीज़ को रिवील करूँगी कि आई एम लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, उससे उसने बैक कैलकुलेट करके नाम रखा होगा टॉम मार्वोलो रिडल, जो भी लिखा होगा। सो देन आई रियलाइज कि ये पूरा गेम उल्टा चला था, मतलब हम लोग जो देखते हैं हम लोग को लगता है अरे वाह ये है, लेकिन जो लिखा था उसके बारे में सोचो, उसने तो पूरा उल्टा तरीके से सोचा होगा। एंड देन शी रोट अबाउट दिस एवरीथिंग, उसने नाम ऐसा रखा होगा। सो देन आई रियलाइज कि इसी तरह से अगर हम अपना बनाते हैं और हम उस चीज़ को घुमा के यूपीएससी एग्जाम में एकदम वैसा आंसर क्रिएट कर दें, सो दैट विल बी ह्यूज, दैट विल बी ओवरवेलमिंग फॉर द एग्जामिनर। जैसे मुझे ओवरवेलमिंग लगा था, कई लोगों को लगा होगा कि अरे इसने अपना नाम, शायद तुमने मेरा नाम पूरा पढ़ा नहीं, मेरा नाम टॉम मार्वोलो रिडल है। तो दैट वाज समथिंग विच रियली अमेज्ड मी एंड दैट वाज वन काइंड ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मेकिंग दीज न्यूमेरिक्स, जस्ट टू कीप दैट मेमोरी शार्प। मैं बहुत जल्दी भूलता हूँ और मैं उस चीज़ को एक्सेप्टेंस करता हूँ कि भूलना एक बीमारी नहीं है, भूलना एक नेचुरल प्रोसेस है। आदमी भूलेगा अगर नहीं पढ़ेगा तो, इसीलिए उस चीज़ को जितना आसानी से आप दिमाग में स्टोर करेंगे उतना अच्छे से याद रहता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप ऑब्जर्वेशन से आंसर लिखिए, आप निमोनिक से आंसर लिखिए, आप चीज़ों को ईजी रखिए, तब जाके वो दिमाग में बैठता है। ठीक है, एक वो लास्ट एग्जाम्पल है, एक बचपन में कराया जाता था 50 को क्या लिखा जाता है बताओ, कोई एल एक्सएल ये सब लिखते थे बचपन में, याद है, रोमन न्यूमेरिक्स में। आपको याद भी होगा, कई लोगों को आता भी होगा। मुझे वो बहुत डिफिकल्ट लगता था रोमन न्यूमेरिक्स। चलो 1 2 3 4 5 10 11 12 वो सब सही है, फिर 100 का रोमन न्यूमेरिक्स कुछ होता था, 200 का होता था, तो दैट वाज नॉट वेरी इजी टू डाइजेस्ट विथ। जो सिंपल अल्फ़ाबेट होते हैं 100 जैसे लिखते हैं वो ईजी हैं, पर रोमन न्यूमेरिक्स आर नॉट ईजी, राइट। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज यूपीएससी प्रिपरेशन। डोंट थिंक इट इज़ रोमन न्यूमेरिक्स, और रोमन न्यूमेरिक्स के पीछे मत भागिए, सिंपल न्यूमेरिक्स रखिए जो इजीली याद होते हैं 1 to 100 वर्ड, और उसी को आप जाके एग्जाम में लिखिए, यू विल डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स। ठीक है, देयर इज नथिंग एल्स विच विल स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग योर पोटेंशियल। एंड भाई सबका नहीं होता है, ये भी सच्चाई को देखते हुए करिए। तो अगर नहीं भी हो रहा है तो उस पर कोई हारने का बात नहीं है, आप अपना कॉन्फिडेंस से बैठिए, आप अपना एफर्ट डालिए। इफ़ योर एफर्ट्स आर जेन्युइन देन यू शुड फील प्राउड अबाउट इट, इवन दो अदर्स आर नॉट फीलिंग, सिंपली बिकॉज द प्रोसेस हैज़ टू बी अप्रिशिएटेड। एंड वी here, at least me, understand the hard work and the effort behind everything, but you have to be very genuine, and therefore I say be genuine, be honest, and then do the hard work. Chaliye, thank you so much for watching, and this is getting late, we'll call it off a day and we'll commence and we'll try to finish off most of the things by this weekend. Bye bye, take care and love you all, and पढ़ते रहिए। ठीक है, जय हिंद।